अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नॉवेल लेकर, जिसका नाम है कफस और इसके मुसन्निफ हैं जिब्रान अतीक। और इस नॉवल में आपको पास्ट मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस और काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इसके बाकी एपिसोड्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जिससे बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब अव्वल। ज़मीर पे चढ़ी मलामत की धुंध। दुनिया में एक ऐसी तन्हाई है जो घड़ी की सुइयों की सुस्त हरकत में भी दिखाई देती है। लोग एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होते, शायद अगर होते तो हमारी मौतें इतनी उदास न होती। हम मामूली बातों से खौफजदा और रौंद दिए जाते हैं। हम बेमायनी चीज़ों के हाथों निगल लिए जाते हैं। आनिया, तुम कहाँ हो? बारिश शुरू हो चुकी है। फोन के अंदर से आती हुई आवाज में परेशानी वाज़ेह थी। उसने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए फोन कान से हटाया, जैसे वो आवाज नागवार गुजरी हो। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने एक गहरी सांस भरते हुए जवाब देने की खातिर फोन दोबारा कान से लगाया। मुझे क्या मालूम था कि बारिश हो जाएगी। उसने सफाई पेश की, शायद खुद को, शायद फोन के पास बैठे शख्स को। टू टू। अचानक सामने वाले की आवाज रुकी और समातों में अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने स्क्रीन को सामने करके देखा तो उस पर एक डब्बा बना था, जिस पर लो बैटरी लिखा नजर आ रहा था। उसकी बात दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही फोन बंद हो चुका था। उसने जब्त से स्टीयरिंग पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। उफ, इसको भी अभी बंद होना था। उसने गुस्से से बिना देखे फोन बराबर वाली सीट पर फेंक दिया। आंखें हनु सड़क पर मरकूज थी। उसकी भूरी आंखों में काजल और होठों पर सुर्ख लिपस्टिक थी। सर पर एक सुर्ख रंग का दुपट्टा था। अंदाज में उजलत और बेचैनी झलक रही थी, जैसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो। उसने गाड़ी की स्पीड तेज की, मगर गाड़ी चलते चलते अचानक से आहिस्ता होने लगी तो उसके रहे सहे अवसान भी खता होने लगे। सारी मुसीबतें आज ही आनी थी क्या? उफ उफ, अब तुम धोखा मत देना। उसने दिल ही दिल में इल्तिजा की, मगर गाड़ी उससे पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने जब्त से आंखें मीच ली और शिकस्तगी में अपना माथा स्टीयरिंग पर टिका दिया। सियाह बाल किसी अबशार की तरह दोनों एतराफ में फैल गए। क्या सारे मसले मेरे साथ ही होने होते हैं? अल्लाह, मैं जान गई हूँ तू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आह, फितरत इंसान, और थोड़ी सी मुश्किल आ जाने पर उसका शिकवा करना, क्या यही नहीं करते हम सब? उसने सर उठाया और कुछ सोचते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। साथ ही पिछली सीट से छतरी निकालकर सर पर तान ली। बारिश शदीद थी और तेज हवा के झोंकों ने ऐसी शिद्दत इख्तियार कर रखी थी कि सर पर छतरी होने के बावजूद वो कुछ ही लम्हों में मुकम्मल भीग चुकी थी। आनिया का बिगड़ा हुआ मूड मजीद बिगड़ गया। उसने गुस्से में छतरी को एक तरफ फेंक दिया, कपड़ों को हाथ से झाड़ा। गीले तो वैसे भी हो गए हैं, अब इसका क्या फायदा? वो बड़बड़ाती हुई बोनेट के सामने रुक गई। अभी उसको खोलकर देखने ही वाली थी कि किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर फौरन डर कर आसपास देखने लगी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि स्ट्रीट लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में भी ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता था। जब आसपास कोई नजर न आया तो उसने वहम समझकर अपना जहन दोबारा काम की तरफ लगाने की कोशिश की। काश साले को साथ ले आती, उसने ऑफर भी किया था। उसने अफसोस से सोचा, मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने अपनी सोचों को झटकते हुए बोनट खोल कर देखा तो थोड़ी देर गौर करने पर उसे गाड़ी बंद होने की वजह मालूम हो गई। गाड़ी की स्पार्क प्लग वायर अपनी जगह से बाहर निकली हुई थी, जिसकी वजह से इंजन काम नहीं कर रहा था। उसने तार को वापस लगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कुछ याद आने पर रुक गई। गाड़ी का इंजन अभी गर्म था। उस वक्त उसको छेड़ने से झटका लगने का खतरा था, इसलिए वो पीछे हट गई। उफ, अब क्या? उसका जुमला अधूरा रह गया। अल्फाज हलक में अटक गए। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। सारे जिस्म में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। वो जैसे बर्फ का मुजस्समा बन गई थी। उसका सांस तक अटक गया। उसे क्या करना चाहिए? क्या पीछे मुड़कर देखें? उसने एक लम्हा लगाया, दिमाग दौड़ाया, मगर सब बेसुध था। हिम्मत करके उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़कर देखा। कंधे पर रखा हाथ हट चुका था।
اس کے بالکل پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے منہ پر سیاہ رنگ کا ماسک تھا اور اس کے سر پر سیاہی رنگ کی ہوڈی تھی۔ آنیا کی نظر اس کے دوسرے ہاتھ پر پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تمام حسیات بیدار ہو اٹھی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم ہی تیز ہو گئی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا۔ اس خنجر میں آنیا کو اپنا چہرہ دکھائی دیا، ڈری سہمی سی ایک لڑکی، اور اس کے سامنے کھڑا موت کا فرشتہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس شخص کا خنجر والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور آنیا کی طرف بڑھنے لگا۔ خنجر اس کے سینے کے آر پار ہونے ہی والا تھا کہ وہ بر وقت سامنے سے ہٹ گئی اور موقع دیکھتے ہی اس شخص سے سنبھلنے سے پہلے وہ گاڑی سے دوسری سمت بھاگنے لگی تھی۔ چند پل ہی گزرے تھے کہ اسے اس شخص کی قدموں کی آواز اپنے طاقوں میں سنائی دینے لگی، مگر وہ بغیر رکے بھاگ رہی تھی۔ آج اگر رک جاتی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ یا اللہ مدد کر! منہ میں بس یہی تھا جسے وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ یا اللہ مدد کر! یا اللہ مدد کر! اندر دھند بھاگتے ہوئے اسے بس خدا یاد آ رہا تھا۔ اچانک دھند کے پار سے ایک روشنی اس کے جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ از قبل وہ کچھ سمجھ پاتی، ایک گاڑی اس سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی اور وہ پیٹ کے بل جا گری تھی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، جسم سے تمام تر شکست رخصت ہوتی معلوم ہونے لگی۔ سر سے خون بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور نظر دھندلانے لگی، یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا اور آنکھیں مکمل بند ہو گئی۔ نہ گواؤ ناؤ کی نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، مرے ساتھ ساتھ چلو گے، دل شکستہ ہے جاں ابھی، تو یہ زخم زخم کا سلسلہ ہے، ابھی تو ابتدا ہے راہ کی۔ سالے، میں بھی تمہارے ساتھ ہاسپٹل چلتا ہوں، تم ابھی ابھی آئے ہو، مکمل بھیگ چکے ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، سیاہی پھیلی کئی پہر گزر چکے تھے۔ اسد سرور نے سالے کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اسے روک دیا۔ 6 فٹ کو چھوتا قد، گندمی رنگت، سیاہ بال اور اٹھی ناک والا سالے آنیا کا کزن تھا۔ وہ آنیا کی تلاش میں نکلا ابھی ابھی گھر لوٹا تھا اور آتے ہی اسے سٹی ہاسپٹل سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں اسے آنیا سرور کے وہاں لائے جانے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھر میں بتایا تھا، سب کی بے چینی کی انتہا نہیں تھی۔ سرور منزل میں جیسے کوہرام سا مچ چکا تھا، سب پر ایسا جمود طاری ہوا تھا کہ گویا سانس لینا بھی بھول گئے ہوں۔ ماموں کیا معلوم وہ آنیا ہے بھی یا نہیں، میں اطمینان کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا، آپ لوگ آ جائیے گا، سالے نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسد کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ اگر وہ آنیا کی بجائے کوئی اور لڑکی ہوئی تو وہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی اسے آنیا کی فکر ستا رہی تھی، وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ کیا فون والا شخص سچ کہہ رہا تھا یا اسے غلط فہمی ہوئی تھی؟ اسی الجھن میں وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ سر کا درد حد سے سوا تھا، مگر جو پہلو میں دھڑک رہا تھا وہ چین سے بیٹھنے نہ دیتا تھا۔ آنیا، کاش تم مجھے ساتھ لے جاتی، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا تھا۔ گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف موڑتے ہوئے وہ دل میں آنیا کی سلامتی کے لیے دعائیں پڑھنے لگا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس کا دل ہمیشہ سے اس کے لیے دعا ہی کیا کرتا تھا۔ کیا ہوتا ہے نا یہ دل، انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ سرورز کا قیام اسلام آباد کے ایک مشہور علاقے میں تھا۔ وہ ملک میں سیاست سمیت بہت سے بڑے شعبوں میں ملوث تھے۔ ان کی جان پہچان کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ محسن سرور کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لاکھ کوششوں کے نتیجے میں محسن سرور کے ہاں صغیر کے بعد جڑواں بچے ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جن کا نام انہوں نے اسد سرور اور رضیہ سرور رکھا۔ پڑھا لکھا کر بڑا کیا اور ان کی شادیاں کروائیں۔ صغیر کے 2 بیٹے تھے، ہمایوں اور عسکر۔ شادی کے 4 سال بعد رضیہ کے ہاں صالح پیدا ہوا، جبکہ اسد کی بیوی کے ہاں 7 سال بعد آنیا، اور آنیا کے 16 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شاہویز رکھا تھا۔ رضیہ اپنے بھائیوں میں سب سے پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب صالح 4 سال کا ہوا تو اس کے والدین کی طلاق ہو گئی اور طلاق کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ طلاق کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس ایک دن رضیہ اسے لے کر اپنے ابا کے گھر آ گئی۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بھائیوں کو صرف یہ اطلاع دی تھی کہ وہ طلاق لے کر آئی ہے،
मगर असद ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने आनिया और साले में कभी फर्क नहीं किया। उन्हें दोनों से शदीद मोहब्बत थी। इसी प्यार की वजह से साले और आनिया एक दूसरे की सबसे अच्छे दोस्त बन गए। साले को उसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आनिया उसके हर एक की कमी पूरी कर दिया करती थी। मोहसिन सरवर रजिया के तलाक के बाद ही एक एक्सीडेंट के दौरान खाली के हकीकी सजा मिले। रजिया एक वर्किंग वुमेन थी। वो ऑफिस का काम करना भी जानती थी और घर का भी। कौन सा काम था जो औरत नहीं करती थी। असद की बीवी रुकैया भी एक नेक खातून थी। उन्होंने कभी अपने नंद को गैर नहीं समझा। वो दो बहनों की तरह एक घर में रहती थी और अब उनकी ख्वाहिश पर आनिया और साले का निकाह होने जा रहा था। मगर आनिया की पार्टीज और उसके दोस्तों जैसे खत्म होते ही नहीं थे। वो एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। अक्सर एलिट क्लास में ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं। उसे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे फर्क पड़ता था तो बस उसके बाबा से, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सगीर के दोनों बेटे उनका बिजनेस संभाले हुए थे। उनके बड़े बेटे की शादी 6 साल पहले ही हो चुकी थी और हुमायूं के लिए वो आनिया में खासी दिलचस्पी रखते थे। मगर जब रजिया ने रिश्ते की बात की तो वो खामोश हो गए। सरवर खानदान का हर इंसान एक दूसरे पर प्यार नौछावर करता था। उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मगर कहते हैं ना, खुशियों की भी एक उम्र होती है और ये खुशी तो ऐसी चीज है जो एक बार हाथ से निकल जाए फिर इसका वापस आना नामुमकिन सा मालूम होता है। जो घर खुशहाल हो, शैतान उस घर का खास दुश्मन बन जाता है। फिर वो उस घर को तबाह करने के लिए दिन रात एक कर देता है। उस घर में भी शैतान वारिद हो चुका था, जो ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आता था मगर सबके दरमियान नकाब ओढ़े हर वक्त मौजूद था। साले का जहन आनिया में ही अटका हुआ था। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रोककर अंधाधुंध अंदर की जानी भागा। गाड़ी का दरवाजा तक खुला रह गया था। अंदर दाखिल होते साथ ही उसे एक तरफ रिसेप्शन नजर आई थी तो वो उसकी तरफ भागा। मैम, यहाँ कोई पेशेंट आई है जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ है? वो हाँफते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा था। उसने जवाब देते हुए बाएं जानिब इशारा किया तो वो उस जानिब लपका। भागते हुए उसके कदम ना महसूस तरीके से आहिस्ता हो गए। नागहानी के खौफ ने दिल का अहाता कर लिया। या अल्लाह, आनिया ठीक हो बस। उसका हर कदम जैसे मन बन का हो रहा था। सामने उसे मतलूबा कमरा नजर आया जिससे अभी एक डॉक्टर बाहर निकल रहा था। साले के कदम उसके करीब जाकर ठहर गए। सर, वो। उसे देखते साथ ही डॉक्टर ने अंदर की जानिब इशारा किया। लास्ट वीक वो पिछले हफ्ते उसके पास आए थे। साले को समझने में देर नहीं लगी थी कि कॉल उसने ही करवाई होगी। आप प्लीज अंदर आए मेरे साथ। डॉक्टर उसे लेकर दोबारा अंदर की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होने की देर थी कि साले के कदम जंजीर हो गए। उसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगा। एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित, जैसे कोई बर्फ का मुजस्मा। सामने बेड पर वो लेटी थी। सर पर पट्टी बंधी थी। भूरी आंखें इस वक्त बंद थीं। वो बमुश्किल चलता उसके करीब हुआ। सांस रोके हुए वो कई लम्हे उसे देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये उसकी आनिया ही है। उसके दिल में हमेशा आनिया की तरफ से डर होता था। वो थी ही ऐसी लापरवाही, सबको फिक्रमंद किए रखती थी। और ये जो लाडले होते हैं ना, यही वालिदैन को सबसे ज्यादा आजमाइश में डालते हैं। डॉक्टर, क्या ये ठीक है? उसने पुरउम्मीद नजरों से डॉक्टर को देखा। डॉक्टर के अंदाज से ही वो समझ चुका था कि कुछ तो गलत है। अगले 12 घंटे बहुत हसास हैं। अगर इस दौरान इन्हें होश नहीं आया तो कोमा में जाने का खदशा है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। आप फिक्र मत करें, हम मौजूद हैं। वो कहकर बाहर निकल गया मगर साले वहीं खड़ा रहा। कई लम्हे, कई सांसें वहां खड़ा अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। फिर एक गहरा सांस लेकर बेड के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। जेब से फोन निकाला और हुमायूं को इत्तला दी कि सबको लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो जानता था कि उसके घर वाले उस हॉस्पिटल को सर पर उठाने वाले हैं। उसने आनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके सामने अपना दिल हल्का करने लगा। तुम आखिर मेरी कोई बात मानती क्यों नहीं हो? वो शिकवा कर रहा था मगर सामने पड़ा वजूद इस बात से अक्सर अनजान था कि उस अनजान के दिल में उसके लिए कितने शिकवे हैं। अभी सो रही हो तो सब कह देता हूँ, उठ जाओगी तो तुम्हारे सामने बोला कहाँ जाता है। सांस अटक जाती है मेरी। तुम्हें मालूम है तुम कितनी जालिम हो। मेरी एक नहीं मानती
मगर फिर भी मुझे हर दफ़ा तुमसे मोहब्बत हो जाती है। ये आखिर कैसा रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, जिसमें तुम हुक्म करने वाली हो और मैं बस मानने वाला? क्या तुम जानती हो, जब मामू तुम्हारा और मेरा रिश्ते के लिए राजी हुए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर फिर तुमने इनकार कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह टूटा था, मगर फिर एक दिन अचानक उठकर शहजादी साहिबा ने हामी भर ली। वो जख्मी सा मुस्कुराया। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसने अपनी आंसू पोंछे और दरवाजे की जानिब बढ़ा। क्या हुआ आनिया को? क्या ये ठीक है? डॉक्टर कहाँ है? कमरे में दाखिल होते ही सबके सवालात की बौछार शुरू हो चुकी थी। वो खुद भी परेशान था और आज के वाकयात के बाद थका हुआ भी, मगर सबको हौसला देता रहा। आनिया की हालत देखकर सबकी आंखों से बेइख्तियार आंसू छलके थे। मैंने कितनी दफा कहा है इस लड़की को कि वक्त पर घर आया करे, असद ने शिकवा किया। आपके ही लाड प्यार का असर है, बेटियों को लोग रोक कर रखते हैं, आपने इसे हर तरह की छूट दे रखी है, जवाब रुकैया ने दिया था। उन्हें हमेशा से आनिया को दी जाने वाली आज़ादी पर एतराज़ रहा था, मगर आनिया की हिमायत करने वालों की तादाद इस कदर थी कि उन्हें खामोश होना पड़ता था। साले खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा, मगर हर थोड़ी देर बाद एक निगाह उठाकर अपनी पसंदीदा औरत को देख लेता, जैसे यकीन करना चाहता हो वो वाकई वहां मौजूद है। उसे खोने का डर उसके दिल में कहीं हमेशा से था। इस्लामाबाद के वस्त में एक सियाह सफ़ेद इमारत बड़ी शान से खड़ी थी। सियाह रंग का चमकता हुआ दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर दाखिल हो तो सामने तुम्हें दो तरफ से ऊपर जाती हुई सीढ़ियां नजर आएंगी और उन सीढ़ियों के आगे दायरे में सोफे रखे गए थे। दायरे में जोबिया ने अंदर दाखिल होते हुए साथ सारे घर पर एक निगाह डाली। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ सियाह स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी सियाह हील की टिक टिक सारे घर में गूंज रही थी। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले वो चलती हुई किचन तक आई। नाश्ता तैयार है? उसने काउंटर के पास खड़े होकर शेफ से पूछा। वह जवाबन मुस्कुराया और सर इस्बात में हिला दिया। फिर एक प्लेट सामने की, जिसमें एक तरफ हाफ फ्राई अंडा, कुछ सब्जियां और एक तरफ हॉट डॉग रखे थे। जोबिया ने प्लेट की तरफ देखा और एक उकताई ही नज़र शेफ पर डाली। बुराक सर को सब चीज़ अलग अलग चाहिए होती है, ये क्या किया है तुमने? उसने प्लेट थामकर शेफ की तरफ घुमाई। प्लेट में मौजूद अंडे की सर्दी बहकर सब्जियों में शामिल हो रही थी। शेफ के तासुरात बदले, उसके चेहरे पर कई रंग आए और कई गए। इससे एक भूल हो गई थी, अब ठीक करो इसे। जोबिया ने फौरन उसे प्लेट थमाई थी, फिर घड़ी देखने लगी। 8:55 हो रहे थे। ठीक 5 मिनट में वो नीचे आने वाला था। शेफ ने सब्जियां हटाकर अंडा डस्टबिन में डाला और फौरन ही दूसरा अंडा तवे पर डालने लगा था। फिर सब्जियां एक अलग प्लेट में निकाली और अंडा भी उन्हीं के साथ रख दिया। जोबिया ने उसके हाथों से प्लेट ली और डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। टू 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 घड़ी पर 9 बज चुके थे। उसे मालूम था कि अभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देगी, और ऐसा ही हुआ था। किसी के सीढ़ियां उतरने की आवाज़ उसकी समाज से टकराई तो वो चौकन्ना हो गई। सामने से वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा था, सुरमई रंग के 3 पीस सूट में मलबूस, जिसका कोट बाजू पर डाल रखा था और शर्ट के कफ कोहनियों तक मोड़े गए थे, जिससे उसकी मजबूत हाथ साफ दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर दाढ़ी हल्की बड़ी हुई थी, बाल जेल से पीछे की तरफ सेट कर रखे थे, पतली नाक और चौड़ी पेशानी। फिर उसने जोबिया को एक नज़र उठाकर देखा। हरी काई जैसी आंखें जो इंसान के अंदर तक झांक लिया करती थीं। जोबिया ने बहुत सा थूक निकला। या अल्लाह, आज न पता चले। उसने दिल में दुआ मांगी, फिर आंखें मीच ली। जोबिया ठीक है, नहमेरम को नहीं देखना चाहिए, मगर इतनी जोर से आंखें बंद करोगी तो दुखने लगेंगी। जोबिया उसकी आवाज़ पर चौंकी थी। जल्दी से आंखें खोलकर उसे देखा, जो अब बैठा कांटे से खेरा उठाकर मुंह में डाल रहा था। कानों में एयरबड्स ठूस रखे थे। वो जानती थी उनमें उस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा होगा, मगर वो ये क्यों करता था? ये बात जोबिया को अपनी नौकरी के तीसरे दिन मालूम हुई थी। जब वो सुबह नाश्ता लेकर उसके पास आई, उसे आंखें मूंदे कुर्सी के पुर्श से टेक लगाए हुए पाया। ये बुराक सर क्या सुबह सुबह ही गाने सुनने लगते हैं? उसने पास खड़े हुए कुक से सरगोशी में कहा। कुक ने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर बुराक आंखें खोले हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। फिर बारी बारी दोनों कानों से एयरबड्स निकाले और उन्हें सामने मेज पर उछाल दिया। क्या कहा आपने जोबिया? जोबिया हवन्नों की तरह उसे देखने लगी।
सर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे थे? उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। ये कह रही थी तुम? नहीं, वो सर वो आपकी म्यूजिक सुनने की आदत के बारे में बात कर रही थी। पास खड़े कुक ने गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। डेरिक, क्या तुम जोबिया हो? डेरिक बेचारा बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। फजूल में नई लड़की के सामने बेइज्जती हो गई। बुराक सर झटक कर खाने में मगन हो गया। नाश्ते के बाद जब उठकर ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो डेरिक ने जोबिया के कान में सरगोशी की। जिस दिन सर का किसी से बात करने का मूड नहीं होता, वो ये टूटियां लगा लेते हैं ताकि सबको लगे वो म्यूजिक सुन रहे हैं, मगर हकीकत में वो कुछ सुन नहीं रहे होते, बस सबकी बातें सुनते हैं, उनका जवाब नहीं देते। जोबिया, जोबिया। वो जो ख्यालात में गुम थी, बुराक की आवाज पर चौंक गई। जी बुराक सर। कितनी दफा कहा है मुझे मेरे नाम से मत पुकारा करो, सिर्फ सर कहा करो। एक और आदत, कितना अजीब था यह शख्स। जी बुराक सर, जोबिया ने हड़बड़ाकर जवाब दिया और बुराक ने जब से अपनी आंखें मीच ली। जोबिया, उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसे मुखातिब किया। जी सर, जवाबन वो भी मुस्कुराई। मुझे आज सारा दिन तुम्हारी शक्ल नजर न आए। इतना कहकर उसने नैपकिन से हाथ साफ किए और उठ खड़ा हुआ। और डेरिक से कह देना अगर अंडे की सर्दी वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए तो लेट नाश्ता दे दिया करे। मगर ऐसे मिक्स हुआ नहीं कबूल। क्या शान से कहा गया था। जोबिया ने उस पर एक उकताई हुई निगाह डाली। हाँ, आया बड़ा। बुराक के कदम अब बाहर की जानिब थे। हाथ में पकड़ा उसका फोन मुसलसल बज रहा था। उसने उठाने की जहमत नहीं की। जब वो घर से बाहर निकला तो सामने ही सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर हाथ में अपना फोन थामे खड़ा था। बुराक ने नागवारी से आंखें घुमाई, जैसे जानता हो अब वो क्या बात कहने वाला है। सर, आपके नाना बार बार कॉल कर रहे हैं, ड्राइवर ने कदरे परेशानी से इतला दी थी। बुराक ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई। उफ नाना, मुझे मालूम है, शेख चमनदीन चड्डा, अंदाज जिस करने वाला था। आप मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, यह वर्क साइड बुलिंग में आता है। शेख चमनदीन चड्डा के तो जैसे बदन में आग लग गई थी। क्या चड्डा साहब, मैं तो आपको आपके नाम से ही पुकार रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। बुराक ने फौरन सफाई पेश की, फिर बिना उन्हें संभलने का मौका दिए उनके हाथ से गाड़ी की चाबी झपटी और ड्राइविंग सीट संभाली। अब आप आराम करें चमचा साहब, मेरा मतलब है चड्डा साहब। ये कहकर वह रुका नहीं, फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। बेचारे चमचा साहब, मतलब चड्डा साहब, पीछे खड़े देखते रह गए। लियाकत वली की एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अकेले ही पाला था, मगर कहते हैं ना, घर की लाडली औलादें वक्त की मोहताज होती हैं। ऐसे ही यमुना लियाकत वली का वक्त उन्हें शिकस्त दे गया। उन्हें अपने कॉलेज के वक्त में साहिर मिर्जा से मोहब्बत हो गई थी। शादी भी बखुशी हो गई, मगर जब बुराक उस दुनिया में आने वाला था तब साहिर का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल टूट चुकी थी। अपने जहन को मसरूफ करने के लिए उन्होंने खुद को बिजनेस में जोड़ लिया। अपने काम में वो इस कदर डूब चुकी थी कि उन्हें अपने बेटे का भी एहसास न रहा। उनका उसे फरामोश करना उसे अपनी माँ से इतना दूर ले गया कि अब वो पल पल उसके लिए तड़पती थी, मगर वो उनसे बात करने का भी रवादार नहीं था। लियाकत वली की जिंदगी का अब बस एक ही मकसद था, अपने नवासे और बेटी को दोबारा मिलवाना, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत करते मगर हर बार नाकाम हो जाते। बुराक अपनी माँ की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी माँ से इस कदर खाइफ था कि ये तक कह देता था कि उसकी कोई माँ नहीं है, जबकि यमुना का ये कहना था कि उनके जीने की वजह सिर्फ और सिर्फ बुराक है। लियाकत सुबह से बुराक को कॉल्स कर रहे थे, मगर मजाल है जो ये इंसान एक कॉल का जवाब दे दे। हर नया आने वाला फोन जनाब को चाहिए होता है, मगर क्या फायदा फोन रखने का जब कॉल ही नहीं उठानी। उनका पारा आसमान को छू रहा था। सर, आपका बीबी शूट कर जाएगा, परेशान मत हो और थोड़ा सा आराम कर लें। पास खड़ा हुआ रॉबिन उन्हें बैठने का कह रहा था, मगर वो थे कि बेचैनी हद से सवा थी। क्या करूं मैं रॉबिन, जैसी माँ वैसा बेटा। उन्होंने हार मानते हुए फोन सोफे पर फेंक दिया। क्या हुआ बाबा, उनके आकस्मिक यमुना की आवाज आई। वो सफेद रंग का जोड़ा पहने बाजू पर बैग लटकाए दरवाजे पर खड़ी थी, शायद कहीं जाने के लिए तैयार थी। लियाकत ने चौंक कर पीछे देखा।
कुछ नहीं, आओ नाश्ता करो, उन्होंने संभलते हुए जवाब दिया और नाश्ते के लिए कुर्सी संभाली। यमुना उनकी जानी बढ़ी और खाने की मेज पर उनके बराबर बैठ गई। कहाँ है वो? कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने इस्तफसार किया। वो कौन? नाना ने सवालिया आबरू उठाए। आपका नवासा बाबा, उन्होंने टोस्ट मुंह में रखते हुए सरसरी से जवाब दिया। अच्छा वो, अपने घर होगा यार। इतना कहकर वो खाने में मगन हो गए। उसका ख्याल रखिएगा बाबा, मैं खुद से जुड़े एक और रिश्ते को खोने की हिम्मत नहीं रखती। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। उनके लहजे में इल्तिजा थी। कुछ इंसान होते हैं ना ऐसे जो सब खोकर सीखते हैं। शायद वो भी अब जाकर सीख गई थी, मगर वक्त का क्या किया जाए। वो गुजर जाता है और ये एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। फिर बस पछतावे रह जाते हैं, ऐसे पछतावे जिनका कोई इलाज नहीं। इंसान उनको भूल नहीं सकता, उसे उनके साथ जीना होता है। जो मर्जी कर लो, इंसान उनको भूल नहीं सकता। हर रात सोते वक्त ये एक फिर किसी जख्म की तरह ताज़ा हो जाते हैं और गुजरते दिन के साथ ये और ज़्यादा जानलेवा हो जाते हैं। आंखों में आने वाले कई आंसू वापस अंदर की जानिब खींचते उठी, बैग लिया और बाहर की जानिब बढ़ गई। नाना अपनी सोचों में गर्क अकेले रह गए। उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि वो ऐसा क्या करें जिससे उन माँ बेटे के दरमियान की दूरियां खत्म हो जाए, मगर इस बात का जवाब वो खुद भी नहीं जानते थे। उस घर की ईंट ईंट जानती थी कि उन दोनों के दरमियान आए फासले को मिटाना आसान काम ना था। या मेरे मालिक, सब तेरे सुपुर्द। लियाकत ने गहरी सांस ली और दोबारा नाश्ते में मशगूल हो गए। सुबह के 11 बज रहे थे, मगर अभी तक आनिया को होश नहीं आया था। उसके माँ बाप, फुप्पो और साले रात से वहां से हिले तक नहीं थे। उनकी तो जैसे सांस अटकी हुई थी। साले अभी भी उसके पास ही बैठा था। हुमायूं और असगर सुबह ही वहां आए थे। असगर की बीवी शाइस्ता सबके लिए खाना लेकर आई थी, मगर असद और रुकैया ने जैसे कसम खा ली थी कि वो उसके होश में आने तक कुछ नहीं खाएंगे। डॉक्टर चेकअप करने के लिए अंदर आया तो सबको मजबूरन बाहर जाना पड़ा। साले भी सबके साथ उठकर बाहर आ गया। या अल्लाह, मेरी आनिया की हिफाजत करना। वो कल रात से उसके लिए ढेरों दुआएं कर चुका था। वहां से निकलते हुए भी दुआ करना नहीं भूला था। वो उसकी सेवियर थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिससे वो अपने सारे दुख सुख बांटता था और वो उसके सारे राज रखती थी। वो जब भी किसी मुश्किल में होता या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती, आनिया वो पहली इंसान होती थी जो उसकी मदद किया करती थी। अगर वो ना रही तो वो क्या करेगा, वो कैसे जिएगा। उसे रह रहकर आनिया की बातें याद आ रही थी। वो हमेशा कहा करती थी कि कोई किसी के बगैर नहीं मरता, सब जी लेते हैं। इंसान को दूसरे की कमी ज़रूर महसूस होती है, मगर हर इंसान की रिप्लेसमेंट मौजूद होती है। आज के दौर में इंसान को खुद अपने लिए काफ़ी होना चाहिए। अपनी खुशी किसी दूसरे पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल गैर मशरूत प्यार करने वाले लोग नहीं होते। यहाँ तक कि माँ बाप भी शर्तों पर प्यार करते हैं। वो औलाद के नाम पर अपने बुढ़ापे के लिए असासा तैयार कर रहे होते हैं। एक ऐसा इंसान जो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे। आज के दौर में दोस्त भी अपना फायदा देखकर बनाए जाते हैं। कोई भी इंसान एक ब्रोक इंसान से दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि अगर आप आज के दौर में किसी के साथ चलते अच्छे नहीं लग रहे तो लोग आपको डिसऑन कर देते हैं। यही दस्तूर चल पड़ा है। आह इंसान। मगर वो सिर्फ और सिर्फ आनिया का सोच रहा था। वो उसकी पहली मोहब्बत थी, उसे अपना पहला रोग बनते हुए नहीं देख सकता था। वो उसकी थी हर हाल में। वो क्या कर सकता था? वो ये बात कल से 1000 बार सोच चुका था। वो उसे कैसे बचा सकता था? काश के काश के कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर सच में होती जिससे वो उसे हील कर सकता, जिससे वो उसकी जाती सांसों को रोक सकता। मगर ऐसा असल जिंदगी में कहाँ होता है। यहाँ बस जिसे जाना होता है वो चला जाता है और आप अपने पछतावे लेकर सारी उम्र गुजारते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लबों से भी इख्तियार एक ही जुमला निकल रहा था। या अल्लाह, मेरी आनिया की हिफाजत करना। या अल्लाह, मेरी आनिया की हिफाजत करना। ये जुमला वो सैकड़ों मर्तबा दोहरा चुका था। दिल में एक दर्द सा था जो कल से कम होने नहीं आता था। हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता चला जा रहा था। उसने आंखें उठाकर माँ को देखा।
जो उसी की जाने मतवजा थी। शायद वो उसकी कैफियत समझ गई थी, क्योंकि माएँ तो दिल का हाल जान लेती हैं। उन्हें अपनी औलाद का दर्द बगैर कहे भी महसूस हो जाता है। वो उसका हाथ थामे वहां से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आओ तो सामने ही एक वसी लॉन था। वो उसे लेकर वहां एक बेंच पर बैठ गई। ताज़ा हवा ले लो, कुछ सुकून मिलेगा। उसने गहरी सांस ली, फिर माँ के कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद ली। माँ, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो बमुश्किल बोल पाया। रजिया ने तरहम से उसे देखा और उसकी पीठ थपथपाने लगी। बुराक इस वक्त अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उसकी सेक्रेटरी उसे आज की मालूमात से आगाह कर रही थी। सर, जो सरमद अशफाक वाला प्रोजेक्ट है, उस पर मैंने सुबह 2 आर्किटेक्ट्स को भेज दिया है। वो सब देख लेंगे। अंदर दाखिल होते ही सामने एक रिसेप्शन थी, जिसके ऊपर अर्डेंट ग्रुप लिखा हुआ था। उसे देखकर बुराक के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभरी। यह उसका ऑफिस था, उसका बनाया गया एम्पायर। वो इस शोबे में अपने बाप की वजह से आया था। वो मुल्क के एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। उसने 11 साल की उम्र में यह ख्वाब देखा था और आज 20 साल बाद वो उसे ताबीर कर चुका था। सर, आज 11 बजे आपका एक इंटरव्यू भी है। माहिन ने उसे आगाह किया। और ये बात तुम मुझे अभी बता रही हो? उसने गर्दन मोड़कर शिकायत की। कल आप जल्दी चले गए थे, मुझे बताना याद नहीं रहा। माहिन, फोन किस लिए है तुम्हारे पास? यू आर फायर्ड। मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वो इतना कहकर आगे बढ़ गया और माहिन पीछे आह भर कर रह गई। अभी देखना, थोड़ी देर बाद खुद बुलाएंगे। और ठीक 5 मिनट बाद उसके ऑफिस से मामूल की तरह आवाज आई थी। माहिन, मेरी कॉफी। वो मुस्कुराई और तैयारशुदा कॉफी का कप थाम कर अंदर दाखिल हुई। बुराक टेबल के पीछे बैठा फाइल्स देख रहा था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, वो उसकी जाने मतवज्जा हो गया। सवालात के बारे में कुछ अंदाजा है? वो क्या पूछ सकते हैं? उसका इशारा इंटरव्यू की तरफ था। सर, मैं तो अपना हिसाब क्लियर करवाने जा रही थी। उसने मुस्कुराहट दबाकर मतला किया। उनके दरमियान ये मामूल की बात थी। बस उसका नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं थी। उसे अपना नाम पसंद नहीं था। मजाक हो गया और मैं हंस भी लिया। अब काम की बात करते हैं। 1 घंटे में इंटरव्यू है। इतना कहकर वो दोबारा फाइल से उलझने लगा। नहीं सर, सवालात के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं। क्या आपको डर लग रहा है? डर नहीं, बस काम से पहले की नर्वसनेस। उसने मसरूफ सा जवाब दिया। इतने इंटरव्यूज तो दे चुके हैं आप? वह हैरान हुई थी। इतना कॉन्फिडेंट इंसान भी एक मामूली से इंटरव्यू के लिए नर्वस था। उसने ग्लास में पानी भरा और बुराक के हाथ में थमा दिया। हाँ, मगर जब आप कैमरे के सामने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं तो ये सोच के कि हजारों लोग आपको देख रहे हैं और उनकी तवज्जो का मरकज महज आपकी ज़ात है, किसी भी इंसान को नर्वस करने की काफ़ी है। ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, मुझे लगता है ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तुम्हें तवज्जो का मरकज होना नर्वस नहीं करता क्या? आखिर में उसने माहिन से सवाल किया। मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, उसने धीमा सा जवाब दिया। बिल्कुल, बस कुछ लोग अपनी कैफियत छुपा लेते हैं, कुछ नहीं छुपा पाते। मगर कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने जज्बात किसी पर आया नहीं होने देते, अपने काम से काम रखते हैं, अपना हर काम तकमील तक पहुंचने से पहले उसका ढिंढोरा नहीं पीट देते, बल्कि तहम्मुल से उसके मुकम्मल होने का इंतजार करते हैं। अब मिसाल हमारे ईरान की ही ले लो। अभी काम हुआ नहीं, पहले ही ऐलान कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? अमेरिका ने उसको नाकाम कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, हर किसी पर एतमाद कर लेते हैं, फिर आखिर में एम्बेरस हो जाते हैं। वो बोलना शुरू होता था तो बोलते ही चला जाता था। मगर वो ठीक कह रहा था, अपनी बातें ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करने से इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नज़र। हम अपनी जान पहचान और मिलने जुलने वाले लोगों के दिलों में मौजूद अपने लिए जज्बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम ये भी तमीज़ नहीं कर पाते कि कौन हमारा मुखलिस है, कौन हमारे हासिदीन में शुमार होता है। लिहाजा दानाई इसी में है कि इंसान अपने अमूर को खुद तक महदूद रखें और अपनी चॉइसेस का एहतराम करें। जिंदगी एक शतरंज का खेल है और अपनी चाल दूसरों पर जाहिर कर देना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। दुनिया में हर शख्स आपका खैर ख्वाह नहीं होता। हर चेहरा जो मुस्कुरा कर मिलता है
जरूरी नहीं कि वो दिल से आपकी कामयाबी का ख्वाह हो। बाज लोग सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि उनके हाथ आपकी कोई कमजोरी लगे और वो इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। इसलिए खामोशी एक हथियार है, एक तहफ़्फ़ुज़, एक हिकमत। आनिया को 9 घंटे बाद होश आया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो गोया सबकी सांस में सांस आ गई। सालेह माँ के साथ अब अंदर आ चुका था और अब वो उसके बेड के करीब खड़ा था, जबकि रजिया उसका हाथ थामे उसके पास बेड पर बैठी थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका मजीद 2 रोज़ हॉस्पिटल में कायम ज़रूरी था। उसके बाद वो घर जा सकती थी। कुछ ही देर बाद उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस आन पहुंची तो उसने गुज़िश्ता शब के वाक़यात मानो अनबयान कर दिए। हमलावर के बारे में जानकर सब बहुत परेशान हुए थे। आखिर कोई आनिया को क्यों मारना चाहेगा? उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी? क्या वो कोई चोर था जो उससे कुछ चुराना चाहता था? सबके जहनों में भी इख्तियार कई सवालात उमड़े थे, मगर हकीकत से कोई भी वाकिफ ना था। किसी को खबर ना थी कि ये बस शुरुआत है। आनिया की जिंदगी बहुत पेचीदा होने वाली है। वो बहुत कुछ सहने वाली है। उसकी किस्मत उसे तिगनी का नाच नचाने वाली थी। जो लोग आज उस पर प्यार बरसा रहे थे, वही आने वाले कल में उससे नफरत करेंगे, उसे धुतकारेंगे, उसका चेहरा देखने के भी रवादार ना होंगे। रुकैया आनिया से कुछ कह रही थी, मगर वो बस गायब दिमागी से सर हिला रही थी। आज कोई ज्ञान नहीं दोगी? ये आवाज साले की थी, जो उसके चुप रहने पर बेजार सा बैठा था। वह जवाबन बस फीका सा मुस्कुरा दी। असद आगे बढ़े और उसके पास आकर बैठ गए। आनिया बेटा, इंसान जितना भी बड़ा हो, पुरएतमाद क्यों ना हो जाए, याद रखना मैंने इंसान कहा है, मर्द या औरत नहीं। रात का सफर उसे अकेले नहीं करना चाहिए। रात का सफर मुश्किल होता है। उस वक्त न सिर्फ दुश्मन ताक में होता है, मगर वो मखलूक भी सरगर्म होती है जिसे हम देख नहीं सकते, मगर उसके वजूद पर ईमान रखते हैं। मैं आपको 12 खबरदार कर चुका हूँ, मगर इसके बावजूद आप मेरी बातों को खातिर में नहीं लाती। खैर, जो हो गया सो हो गया, आइंदा आप ख्याल रखिएगा। वो हमेशा की तरह नरमी से नसीहत कर रहे थे। उसने भी जवाबन सर अस्पात में हिला दिया। वो ऐसे ही थे, नरम मिजाज, हर बात प्यार से समझाने वाले। उस घर में कोई भी ऐसा ना था जो ये कह सके कि उसने कभी उन्हें गुस्से में देखा है। ऐसे बड़ों का होना भी नेमत से कम नहीं होता। बुराक इस वक्त स्टूडियो में एंकर के सामने बैठा था। वो उससे मुख्तलिफ सवालात पूछ रही थी, जिनका वो मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। लोगों के सामने हम्बल और डाउन टू अर्थ जैसे अलकाबात भी तो चाहिए थे ना। आपके बारे में एक अफवाह मशहूर है कि आपने अपनी कामयाबी के लिए अपने ज़मीर का सौदा किया है। लोगों का यह भी कहना है कि आप काला जादू भी करते हैं। इस बात पर वो बाकायदा कहका लगाकर हंसा था। व्हाट रबिश! असल में हमारे मुल्क में जब कोई इंसान बुलंदी के सफर पर गामजन होता है तो उसे नीचे गिराने वाले सरगर्म हो जाते हैं। लोगों से किसी दूसरे की कामयाबी हजम नहीं होती। जब उनका कोई हरबा कारगर साबित नहीं होता तो वो ऐसी अफवाहों पर उतर आते हैं जिनमें काला जादू और गैर इखलाकी ताल्लुकात वगैरह शामिल हैं। मगर मैं अगर इन जैसे लोगों पर तवज्जो देना शुरू कर दूं तो बुराक मिर्जा नहीं कहलाऊंगा। आय हाय, अपना नाम लेना पड़ गया। जहर लगता था उसे अपना नाम। काश नाना उसे बदलने की इजाजत दे देते। काश। आप अपने निजी ताल्लुकात में कैसे हैं? मसलन आपके वालिदा के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? वो जो मुस्कुराकर कॉफी का घूंट भर रहा था, वालिदा के जिक्र पर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। कॉफी का कप वापस मेज पर रखा और साथ पड़ी रिफ्रेशमेंट की ट्रे में से एक बिस्किट उठा लिया, जिसके कई छोटे छोटे जर्रात मेज पर भर गए थे। जी अच्छा है, उसने जैसे सवाल से जान छुड़ाई थी। टीवी के सामने बैठी वो औरत जिसे लोग उसकी माँ कहते थे, कई लम्हे उसे यकटक देखती रही। वो कितना अच्छा लग रहा था। आप शादी कब कर रहे हैं? आपके बारे में भी सुनने में आया है कि आप अदाकारा मिशाल शाह के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो एक बार फिर मुस्कुराया। शुक्र, आज कोई और अजीब सवाल नहीं आया था। आखिरी इतलात के मुताबिक हुमेरा तैफूर के साथ था, नहीं? उसने गोया उस सवाल को मजाक में उड़ा दिया। एंकर की हंसी बेसाख्ता थी। मेरा सवाल यह है कि आप हैं या नहीं? उसने मुस्कुराकर दोबारा पूछा। बुराक ने आंखें सिकेड़ कर उसे देखा। नहीं ना, जवाब देकर कुर्सी से टेक लगा ली।
वो और भी सवाल पूछती गई जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब देता गया। उसे बस अपनी एक प्रोफाइल बनाकर रखनी थी, वरना वो ऐसे इंटरव्यूज कभी न देता। मगर कहते हैं ना, इंसान दिखावे में खुद को भी लुटा देता है। बुराक मिर्जा भी खुद को लुटा रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो आर्ट लाइफ वापस आया तो माहिन उसकी जानी बढ़ी और उसके साथ चलने लगी। आपको कुछ चाहिए? उसने पेशकश की। हाँ, जवाब फौरन आया। क्या? तुम्हारा इस्तीफा। वो कहकर ऑफिस में दाखिल हो गया तो वो भी उसके साथ ही दाखिल हुई। आपको नहीं लगता आप एक अक्खड़, बदमिजाज और कमजोर इंसान हैं? तंज किया गया। मैं बिल्कुल हूँ, मगर अब तुम्हारी किस्मत में यही अक्खड़, बदमिजाज एंड व्हाट वाज दी थर्ड वर्ड? उसने हाथ हवा में लहराकर सवाल किया। कमजर्फ। उसने दांत पीसे। या वॉटेवर, लापरवाही से आंखें घुमाकर जवाब दिया गया। माहिन को अब सही मायनों में गुस्सा आ रहा था। अगर आप मेरे बॉस न होते तो मैं आपकी चाय में जहर मिला देती। मैं चाय नहीं, कॉफी पीता हूँ। मैं आपकी कॉफी में जहर मिला देती। उसने मेज पर झुककर एक एक लफ्ज चबाकर कहा। तुम ऐसा नहीं करती। कमाल एतमाद से जवाब दिया गया। गलत फहमी है आपकी। ना, तुम भी मेरे चार्म से इम्प्रेस हो जाती हो। खुश फहमी है आपकी। बुराक ने जवाब में कुछ बोलने के बजाय फोन निकाला और उसकी स्क्रीन माहिन के सामने घुमाई। उस पर एक मैसेज जगमगा रहा था। फ्री टू नाइट। ऊपर अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू वाली एंकर का नंबर था। बुराक के चेहरे पर एक फखरिया मुस्कुराहट थी। माहिन का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद करो माहिन। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। माहिन ने मुंह बंद किया और मौजू बदलने की खातिर उसकी तवज्जो मेज पर रखी हुई फाइल्स की जानिब मबजूल करवाई। आपको ये सब देखनी है, फिर ये प्रोजेक्ट फाइनल करना है। एक एक फाइल की जानिब इशारा करके उसे तफसील बताने लगी। मूड नहीं है मेरा। उसने सर की पुश्त को कुर्सी से टिकाकर आंखें मूंद ली। क्या मतलब? उसे वाकई समझ नहीं आया। वो काम के वक्त सुस्ती बरतने पर यकीन नहीं रखता था। क्या कहती हो, इसके साथ डेट पर चला जाऊं? माहिन से कोई जवाब न बन पाया तो वो खामोश ही रही। बोलो ना, वो मसरूफ था। मैं क्या कहूँ? उसे वाकई समझ नहीं आया था। फिर भी बोलो। आप एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हैं। मुझे उस लड़की से हमदर्दी है, इसलिए मत जाएं। फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसने जवाब दिया। बुराक चलने में उसे देखता रहा, फिर दोबारा आंखें मूंद ली। तुम्हें याद है एक दफा तुमने मेरा सर दबाया था? वो जैसे बस आज बातें बना रहा था। उसे हुआ क्या था? एक बार फिर दबा दोगी? उसके लहजे में कर्ब था जो माहिन के दिल में चुप सा गया। वो खामोशी से चलती उसकी कुर्सी तक आई और उसका सर दबाना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद जब उसे लगा कि वो सो चुका है, वो आराम से वहां से बाहर निकल गई। बारिश इस कदर शिद्दत से बरस रही थी कि खिड़कियों पर कतरों की छिंकार ऑफिस में हौलनाक किस्म का शोर पैदा कर रही थी। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। इस्लामाबाद की बारिश, उफ! उसे अपने कदमों में कुछ नरम गर्म सा महसूस हुआ था। उसने अपने पैरों में देखा तो वहां एक सफेद रंग का लंबा सा कुत्ता था जो उसके पांव के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। उसकी नजरें बेइख्तियार घड़ी की जानिब उठी। वहां शाम के 7 बज रहे थे। क्या वो आधा दिन सोता रहा? उसने झुककर कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लिया। हाय मिस्टर जेक। उसने प्यार से उस कुत्ते को सहलाया। कुत्ता उसके गोद को अपनी मिल्कियत समझकर अपने पांव ऊपर करके वहां लेट गया। बुराक ने कुछ देर उसके बालों को सहलाया, फिर उसे उठाकर नीचे रखते हुए ऑफिस के साथ अटैच्ड वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते वक्त मुड़कर एक निगाह मेज पर बिखरे हुए कागजात पर डाली तो एक गहरा सांस भरकर रह गया। उसे एक तवील रात गुजारनी थी जिसमें वो कागज और स्केचेस होंगे। ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, इनका दिमाग रात में कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। तन्हाई में बगैर किसी शोर के, जब आसपास कोई ना हो, तब सबसे ज्यादा काम ये आर्टिस्ट ही करते हैं। वो जब वापस बाहर आया तो गीले बाल माथे पर बिखरे थे। अब सूट के बजाय सियाह रंग की पोलो शर्ट पहन रखी थी। नीचे भी सियाही रंग का ट्राउजर था। वो आम से हुलिये में आकर अपनी कुर्सी पर बैठा, सारी फाइल्स समेटकर अपने सामने रखी और उनका मुताला करना शुरू कर दिया। जहां जहां गलती नजर आती सुर्ख मारकर से एक बड़ा सा क्रॉस लगा देता। उफ, ये बॉसेस और इनकी एम्प्लॉयज की मेहनत पर पानी फेरना। कुछ फाइल से तो पेपर्स निकालकर उन्हें डस्टबिन की जीनत बना देता।
ठीक 1 बजे वो फाइल से फारिग हो चुका था। गर्दन दाएं बाएं अकड़ाई, फिर एक सफेद रंग का पेपर निकाला और नफासत से उस पर एक स्केच बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में ऑफिस का मंजर ऐसा था कि फर्श पर जा बजा कागजात फैले थे। उनमें एक और का इजाफा करने के बाद उसने अब एक नए सफ़े पर कुछ बनाना शुरू किया। फिर आंखें सुकेड़ी, चेहरे के जाविये बिगड़े, उसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, मज़ा नहीं आ रहा। फिर कुछ सोचकर उसे भी दोनों हाथों से मरोड़कर उसकी गेंद बनाई और फर्श पर उछाल दिया। पास खड़ा जैक उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। इस बार उसने गेंद फेंकी तो वो उसे मुंह में दबाकर वापस उस तक लाया और भौंकने लगा। उसके भौंकने से बुराक का इर्तिकाश टूटा। जैक अभी नहीं। उसने बैठे बैठे हाथ हिलाया, मगर जैक कहाँ बाज आने वाला था। कुछ देर वो उसे इग्नोर करता रहा, फिर सर थाम कर उठा और जैक को लिए सोफे पर जा बैठा। वो जानता था उसे क्या चाहिए। यू नीड कडल्स राइट? उसने जैक से पूछा, फिर मुस्कुराया। आई फील यू। ये कहकर उसको अपने बाजुओं में समेट लिया और सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। थोड़ी देर बाद जैक उसकी गोद से नीचे उतरा तो वो भी साथ ही उठ गया। उसने आधे अधूरे स्केच को देखा और उसे मुकम्मल करने का इरादा तर्क किए बाहर की जानिब चल दिया। कभी कभी कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं बन सकती, उनको वक्त दरकार होता है। एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। जब वो जैक को उठाकर ऑफिस की पार्किंग लॉट में आया तो बारिश मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो गाड़ी में बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। आज धुंध कुछ ज़्यादा ही थी। वो फॉग लाइट्स के बावजूद ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। ऑफिस से थोड़ा ही फासला गुजरा था कि सड़क पर कुछ देखकर उसने बेइख्तियार ही ब्रेक पर पाँव रखा। जमीन पर कोई लड़की पड़ी हुई थी। उसके सर से खून निकलकर बारिश के पानी में शामिल हो रहा था। बुराक फौरन गाड़ी से नीचे उतरा, उसके करीब जाकर कंधे से पकड़कर उसे सीधा किया तो वह बिल्कुल बेजान मालूम हुई थी। उसके हिलाने पर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई थी। उसने गर्दन पर हाथ रखकर उसकी नब्ज महसूस की। सर शुक्र वो जिंदा थी। उसने बिना ताखीर किए जेब से फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल मिलाई। तब तक वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जा चुका था। उस लड़की का नीले रंग का लिबास जगह जगह से फट चुका था। उसे देखकर बुराक को रह रहकर अफसोस हो रहा था। ये गाड़ियों में सफर करने वाले पैदल चलने वालों को कीड़े मकोड़े क्यों समझते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई तो बुराक ने उस लड़की को हॉस्पिटल रवाना कर दिया और खुद भी घर की जानिब गाड़ी बढ़ाई। उसके कपड़े काफी हद तक कीचड़ से गंदे हो चुके थे। पीछे बैठा जैक शायद सो चुका था। घर से कुछ ही देर का फासला रहता था जब उसकी नजर सीट के आगे वाली खाली जगह पर पड़ी। वहां कुछ था जो रोशनी पड़ने से चमक रहा था। उसने झुककर देखा तो वहां एक सुनहरी रंग का झुमका पड़ा था। उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर गुजरा। वो लड़की, खून, उसका नीले रंग का जोड़ा और सुनहरी झुमके। मंजर हवा में तहलील हुआ। उसके गिर्द बना सोचों का तिलिस्म टूटा। देखा तो घर के सामने ही था। उसने जब कार पोर्च में गाड़ी रोकी तो झुककर उसे उठा लिया और गाड़ी से बाहर निकल आया। जब उसे समझ न आया कि उसका क्या करे तो फिलहाल के लिए उसे अपनी गाड़ी के की चेन के साथ लगा दिया। फिर जैक को उठाए हुए अंदर बढ़ गया। आज आनिया को घर लेकर जाना था। उसे हॉस्पिटल में 4 दिन हो चुके थे। साले और असद उसे घर वापस ले जाने आए थे। साले उसकी व्हीलचेयर घसीटता बाहर की तरफ जा रहा था जब आनिया ने कुछ याद आने पर उससे सवाल किया, साले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ? डॉक्टर अख्तर ने कॉल करके बताया था कि तुम्हें यहाँ लाया गया है। वो जवाब देने के बाद गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। डॉक्टर अख्तर, वो जिनके पास हम पिछले महीने आए थे? जी मोहतरमा, अब उठिए। उसने हाथ बढ़ाकर आनिया को उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। तब तक असद भी डॉक्टर से हिदायत लेकर वापस आ चुके थे। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे तो साले भी पीछे जाकर बैठ गया। चलें? उन्होंने पूछा तो दोनों ने सर अस्बात में हिला दिया। गाड़ी सड़क पर रवा हुई तो आनिया को उस दिन वाला वाकया दोबारा याद आने लगा। दिमाग में वो मंजर किसी फिल्म की तरह चलना शुरू हो चुका था। वो हाथ, छुरा, रोशनी, गाड़ी, वो दोबारा उसी कैफियत में दो चार होने लगी थी। उसने एक झमाके से आंखें खोली और ध्यान बटाने की खातिर गाड़ी से बाहर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, मगर उसके साथ बैठे असद जानते थे कि यह सब क्यों हो रहा है। वो उससे एक ऐसा राज छुपा रहे थे जो वो चाहकर भी उसे नहीं बता सकते थे।
किस्मत उनके साथ खेल खेल रही थी, मगर वो अपनी औलाद को उसका हिस्सा बनने से बचाना चाहते थे। मगर क्या वो उसमें कामयाब हो सकेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर वो एक चीज जानते थे कि उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। आनिया बेटा, अगले महीने शांसे की शादी है ना? तुमने जिक्र किया था इस बारे में। असद ने खामोशी को तोड़ने की खातिर आनिया को मुखातिब किया। उनकी आवाज ने जैसे उसके गिर्द बने हुए सोचों के हिसार को एकदम तोड़ा। उनकी आवाज में अपने लिए बेपनाह अपनायत महसूस करके वो मोम की तरह पिघल गई थी। लोग अक्सर कहते हैं कि माँ को बेटों से ज्यादा प्यार होता है और बाप को बेटियों से। आनिया और असद को देखकर लोग इस बात पर यकीन करने लगेंगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी, मगर हर वालिदैन के नज़दीक उनकी एक औलाद ज़्यादा महबूब होती है। वो उनके लिए आनिया असद सरवर थी। बाबा, आपको मेरी दोस्त की शादी भी याद है? उसकी आवाज़ पे इख्तियार भीग गई। उसका बाप उसके सर पर ऐसा साया था जो उसको इस दुनिया के गर्म धूप से बचाए हुए था। मुझे आपके मुतालिक कुछ नहीं भूलता बच्चे। उनका लहजा अब भी वैसा ही था, नर्म और प्यार भरा। आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं बाबा। कुछ दिन पहले आपने भी मुझे कर दिया था। पीछे बैठे साले ने कानों पर हेडफोन चढ़ा लिए थे। वो जानता था अब बाप बेटे का मेलोड्रामा शुरू होने वाला है। एक पल को मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझ में तुम्हें खोने की सकत नहीं है बेटा। आनिया ने निगाहें झुका ली। तुम्हारी माँ मुझे इल्जाम देती है कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ, मगर जानती हो जब मैंने पहली बार तुम्हें अपने हाथों में उठाया था तो मुझे कैसे महसूस हुआ था? मुझे यूं लगा था जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। उस दिन से तुम मेरी कुल कायनात बन गई हो बेटा। आनिया ने सोचा नहीं था कि वो ऐसी बातें करेंगे, मगर वो गलती पर थी। उसे ये सब सुनना ही था। फिर सामने बोलता हुआ इंसान उसका बाप था। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, बाप का रौब दिल में हमेशा रहता है। असद सरवर ने भी आनिया के दिल में डर नहीं रौब डाला था। वो उनसे डरती नहीं थी, मगर कोई भी फैसला लेते वक्त बाप के रद्द अमल को हमेशा पेश नजर रखती थी। उसने आंखें बंद की तो भूरी आंखों में जमा हुआ पानी गालों पर बहने लगा। बाबा, आई एम सॉरी, उसने उनकी जानी मुड़कर कहा। मैंने नहीं कहा कि माफी मांगो। उनका ध्यान अब सड़क की तरफ था। आप नाराज हैं? तुमने काम ही ऐसा किया है कि मुझे नाराज ही होना चाहिए। बाबा, मैंने शांति से कहा था कि मुझे जल्दी जाना है, मगर उसने रात के 12 बजा दिए। मैं क्या करती? उसने सफाई पेश की। आप सजा दे दें। उसने तलाफी की कोशिश की। उन्होंने कुछ सोचने के से अंदाज में अपनी उंगली होठों के सिरे पर रखी। ये अच्छा आइडिया है। वो खुश हो गई। वो जानती थी उसकी सजा क्या होगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन घर से बाहर नहीं जाने देंगे। सह लेगी ये भी। उसने खुद से अहद किया। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है मैंने। वो जो मुस्कुरा रही थी उसके चेहरे से मुस्कुराहट एकदम उड़नछू हुई। ठीक है, सजा का कहा था, मगर इतनी बड़ी सजा? या अल्लाह, जो उसने पार्सल मंगवाए थे उनका क्या होगा? इतनी सारी किताबें प्री बुक करवाई थी उसने, और एक किताब तो 4 साल बाद किताबी शक्ल में आ रही थी। ठीक है, दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया गया था। अब बाप के सामने अपनी बात का भरम भी तो रखना था। मगर आप मेरे पार्सल्स के लिए पैसे देंगे? उसने अपनी शर्त रखी तो वो मुस्कुराए। पार्सल्स में कपड़े हैं? आबरू उठाकर पूछा। वो तुम्हारे पास बहुत है ऑलरेडी, इसलिए मेरी तरफ से इनकार है। इससे पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया था। बाबा, किताबें हैं और मुताला तो अच्छी बात होती है ना? उसने इतनी मासूम शक्ल बनाकर कहा कि असद का कहका बेइख्तियार बुलंद हुआ। बेटा जी, वो किताबें नहीं, रोमांस नॉवेल्स हैं जिनमें बस लव स्टोरीज होती हैं। वो गाड़ी को घर के अंदर ले जाते हुए कहने लगे। बाबा, हर कहानी में लव स्टोरीज उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाली जाती हैं, वरना हर कहानी का थीम और प्लॉट कभी भी लव स्टोरी नहीं होता। बहुत सी कहानियां हमें जिंदगी के अहम असबाक सिखा जाती हैं। उसने उन्हें कायल करने की कोशिश की। उन्होंने एक नजर उसे देखा। रोमांस डालकर? वो एक बार फिर हंसे। आनिया ने दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजा कर उन्हें देखा। गाड़ी सरवर मंजिल के बाहर रोककर वो गाड़ी से बाहर निकले। साथ में ही हेडफोन्स उतारकर साले भी बाहर आ गया। उन्होंने उसे गाड़ी से निकालकर व्हील चेयर पर बिठाया
اور اسے लेकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। ऑफ वाइट कलर की ये इमारत हर देखने वाले को तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती थी। ये पुराने तर्ज की 3 मंजिला इमारत नौ कनाल के रकबे पर फैली हुई थी। इसमें किसी महल की तरह जगह जगह खिड़कियां बनाई गई थी। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल था जिसके चारों जानिब कमरे थे। चारों तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों के दरमियान में दायरे की सूरत सोफे रखे गए थे। दाएं तरफ किचन जबकि बाएं तरफ सर्वेंट क्वार्टर था। ऊपर जाकर दाएं हाथ पर आनिया का कमरा था। उसके कमरे का थीम भूरे और नीले रंग का था। बेड के पीछे एक कदावर तस्वीर थी जिसमें वो और असद मुस्कुरा रहे थे। बेड पर नीले और सफेद रंग की बेडशीट थी। बेड के बराबर फर्श पर एक भूरे रंग का कालीन का टुकड़ा था जिस पर इस वक्त एक सुनहरी रंग का बिल्ला बैठा था। बाकी फर्श सफेद रंग का था। बेड के दाएं तरफ खिड़की थी जिसके पट इस वक्त खुले हुए थे। उसके आगे नीले रंग और सफेद रंग के टाई एंड डाई पर्दे थे। उसके सामने एक भूरे रंग का सोफा पड़ा था। सोफे के आगे एक मेज रखी गई थी जिसका रंग भी भूरा ही था। मेज के ऊपर एक छोटा सा शोपीस रखा गया था जिसका बटन दबाने से वो गैलेक्सी में मौजूद हर प्लेनेट का नज़ारा दिखाता था। इंस्टाग्राम एडिक्टेड लोग भाई एड से देख देख कर चीज़ें मंगवा लेते हैं। आनिया इस वक्त बेड पर लेटी थी। उस बेड के सामने वाली दीवार पर एक वसी और अरीज बुक शेल्फ बनी थी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी दीवार का अहाता किए हुए थी। किताबों के जखीरे में ज़्यादातर उर्दू जबकि 3 से 4 शेल्फ इंग्लिश किताबों के भी थे। किताबों का जखीरा देखकर यही लगता था कि वो अपना बहुत ज़्यादा वक्त इनमें सर्व करती थी। किताबों की अलमारी के दाएं तरफ वार्डरोब का दरवाज़ा था। उसमें दाखिल होने के बाद थोड़ा आगे बढ़ो तो एक और दरवाज़ा था जो कि वॉशरूम का था। आनिया बेड पर लेटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रुकैया ने आगे बढ़कर उस पर थ्रो फैला दिया। शाहवेज उसके पास आकर बैठ गया। वो उससे बातें कर रहा था और उसे अपने और जिंजर के खेल के बारे में बता रहा था। जिंजर वो बिल्ला था जो इस वक्त बेड पर चढ़ रहा था। शाहवेज के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने रुककर उसे देखा। ये बिल्लियां हमें अपना खादिम और खुद को हमारा मालिक क्यों समझती हैं? शाहवेज ने जानबूझकर उसे छेड़ा था। जिंजर आनिया की गोद में अपनी जगह बनाने लगा। या यूं कहना ठीक है कि अपना शाही तख्त तैयार करने लगा। शाहवेज का हाथ जो आनिया के गोद में था उस पर एक पंजे का निशान भी छोड़ने की कोशिश की गई मगर शाहवेज बर वक्त ही पीछे हट गया। जिंजर में बाकी बिल्लियों जैसा ही था। जब खुद प्यार करे तो ठीक, अगर कोई और करे तो बादशाह सलामत को गुस्सा आ जाता था। वो कम ही लोगों को अपने पास आने देता था। उसे बाकी बिल्लियों की तरह कडल करना पसंद नहीं था। वो अकेला सोता था। आनिया उसे तब घर लाई थी जब वो बच्चा था और अब वो हट्टा कट्टा बिल्ला बन चुका था। हर वक्त खाना खाना उसका शौक था और घर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसके हाथों पर जिंजर के पंजों के निशान ना हो। वो कभी कभी अपने काम से काम रखता था और कभी कभी सारी रात आनिया को सोने नहीं देता था। फिलहाल तो वो उसका हिसाब मांग रहा था जो आनिया उसे छोड़कर इतने दिन बाहर रही थी। वो उस पर चढ़कर अपने करतब दिखा रहा था। कभी उसके कंधे पर चढ़ जाता, कभी अपनी जबान से उसका मुंह चाटने लगता। ये जानवर भी कितने प्यारे होते हैं। अच्छा अच्छा अब बस। ये आनिया थी जो उसे चुप करवा रही थी। इतनी सी बात थी और जिंजर साहब कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। आनिया जानती थी कि वो उससे नाराज होकर गया है मगर वो उठ नहीं सकती थी इसलिए बैठी रही। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रात की स्याही हर तरफ फैल रही थी। बादलों ने मुकम्मल तौर पर आसमान का अहाता किया हुआ था। जहाँ सितारे और चांद अपना जहां बनाए हुए थे वहां उस वक्त सिर्फ स्याही थी। आज भी जैसे बारिश होने वाली थी। जुलाई का महीना अपने साथ बरसात का मौसम भी लेकर आया था। इस्लामाबाद में जगह जगह पानी ठहरा हुआ था। कई लोगों की गाड़ियां पानी की वजह से बंद हुई सड़कों पर खड़ी थीं। बुराक भी आज ऑफिस नहीं जा सका था मगर उसने अपने एम्प्लॉयज को आज भी सुकून नहीं करने दिया था। 2020 कोविड के साथ एक और चीज लेकर आया था और वो थी वर्क फ्रॉम होम की सहूलत। मगर उसका दूसरा रुख देखें तो ये कुछ लोगों के लिए जहमत बन गई थी। जिस दिन बारिश होती थी उस दिन ऑफिस से छुट्टी हुआ करती थी मगर अब उस दिन को वर्क फ्रॉम होम वाले दिन के साथ बदल दिया जाता था। मगर उसने दुनिया को बहुत सी आसानियां भी फराहम की थी। ऑफिस आने जाने के खर्चे से बचाओ, तैयार होने का झंझट, जल्दी उठने की फिक्र, लंच बनाकर साथ लेकर जाने की फिक्र।
इसी तरह आज सुबह सवेरे ही HR ने सबको आगाह कर दिया था कि जुमे के दिन का वर्क फ्रॉम होम आज के दिन के साथ बदल दिया गया है। बुराक मिर्जा आज के दिन भी सबको कॉल्स करता रहा था। आम दिनों में ऑफिस में बुलाकर डांट पड़ती थी और आज फोन कॉल पर सबको सुनाई जा रही थी। बॉसेस होते हैं ऐसे, उन्हें लगता है पैसे देकर एम्प्लॉयज को खरीद लिया है। 10 काम ठीक होंगे, उन पर तारीफ करने में उनकी जान जाती है, मगर एक गलती पर ये सबके सामने सुनाने में कोई आर महसूस नहीं करते। शाम के 6 बजे तो आर्ट लाइफ वालों ने सुकून का सांस लिया था। बुराक कॉफी का कप लेकर अपनी बालकनी में खड़ा था जब उसके फोन पर एक कॉल मौसूल हुई। उसने फोन निगाहों के सामने किया तो वहां सदर साहब लिखा आ रहा था। आज आपको मेरी याद कैसे आ गई सर? उसने फोन उठाने के बाद बगैर सलाम दुआ के सबसे पहला जुमला यही बोला था और आखिर में सर को खींचकर लंबा किया था। वो जैसे खफा था। आपके साथ डिनर? मगर हमारा इरादा तो कल के लंच का था। आप उसकी वजह से हमेशा मुझे इग्नोर कर देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल जेलस फील नहीं कर रहा। सगा होता आपका तो क्या मेरे साथ ऐसा करते? आपको नहीं लगता आपको मेरे हिस्से का वक्त सिर्फ मुझे देना चाहिए? वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था, साथ में कॉफी के घूंट भी भर रहा था। कौन सा पहली बार कर रहे हैं? आवाज में नाराज की आवाजें थी। मेरी उम्र को दरमियान में ना लाएं। क्या हुआ अगर मैं 31 साल का हूँ? 31 साल के लोगों में दिल नहीं होता क्या? उसने जैसे शिकायत की। आप मुझसे बात ही ना करें, नहीं करना मुझे कोई डिनर। ओह वाओ, मुबारक हो आपको। मैंने कॉल की थी, आपने उठाई ही नहीं। मैं इमेच्योर बातें कर रहा हूँ, उसने जलकर सवाल दागा। डिनर करने एक शर्त पर आऊंगा, बिल आप अदा करेंगे और आपके हिस्से का मीठा भी मेरा। गुफ्तगू का सिलसिला काफी देर जारी रहा था। कई जुमलों का तबादला हुआ जिनमें शिकायत वाज़ेह थी। वो जो कोई भी था बुराक मिर्जा के लिए खास था, उसके दिल के करीब था। वो हर एक की शिकायतें नहीं करता था, उसको आदत ही नहीं थी। वो नाना और माँ से भी ज्यादा बात नहीं करता था। मगर आखिर ये कौन था जिसके सामने इतना सब कहा जा रहा था, अपना दिल हल्का किया जा रहा था? कहते हैं कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, मगर वह दिल के इतने करीब होते हैं कि इंसान उन पर अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। वो रिश्ते दिल के होते हैं और दिल के रिश्ते खूनी रिश्तों से ज्यादा वफादार होते हैं। कम से कम बुराक मिर्जा का यही मानना था। उसने फोन बंद किया और एक सर्द आह भरते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया। जितनी गहरी रात होती है, सितारे उतने ही रोशन लगते हैं। जितना गहरा दुख होता है, खुदा उतना ही करीब महसूस होता है। शानसे की शादी में 4 दिन बाकी थे। आनिया भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो अब आसानी चल फिर रही थी। उसका क्रेडिट कार्ड भी खोल दिया गया था। उसकी जिंदगी वापस मामूल पर आ रही थी। शानसे की शादी लाहौर में थी, जिसके लिए उसे कल निकलना था। आज उसका शॉपिंग का प्लान था। वो इस वक्त अपने स्याह सुरमई कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारें सुरमई रंग की थी, छत सफेद, जबकि फर्श स्याह रंग का था। स्याह फर्श पर स्याह ही कालीन का टुकड़ा रखा हुआ था। कमरा 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे तो सामने बेड नजर आएगा, सुरमई रंग की चादर और स्याह कंबल से आरास्ता। उस पर जाबजा मुख्तलिफ अकसाम के तकिए रखे गए थे जो सुरमई और स्याह रंगों में थे। पीछे से नजर आता हुआ बेड का पिछला हिस्सा भी स्याह ही था। बेड के दोनों अतराफ में साइड टेबल रखी गई थी, जिनके नीचे 3 दराजें थीं। दोनों साइड्स टेबल पर सुरमई रंग की लैंप जल रही थी। बेड के पीछे वाली दीवार के बालाई हिस्से पर एक छोटी सी किताबों की शेल्फ थी, जिसको सिर्फ शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बेड के सामने ही स्याह रंग का सोफा था, जिस पर सुरमई रंग के छोटे तकिए थे। सोफे के आगे एक दबीज और मखमली कालीन का टुकड़ा था, जिस पर स्याह रंग की मेज रखी हुई थी। मेज पर इस वक्त एक इमारत का नमूना रखा हुआ था। उस इमारत का रंग भी स्याह और सुरमई था। कमरे के रंग यहाँ रहने वाले मौसूफ की पसंद का मुंह बोलता सबूत थे। उस सोफे की दाएं तरफ एक खिड़की थी। पर्दों का रंग मुझे बताने की जरूरत है क्या? उसी दीवार के साथ आगे चलो तो कमरे का दूसरा हिस्सा शुरू होता था। यह बेड के बाएं तरफ से अंदर जाती एक छोटी सी राहदारी थी, जिसके दाएं और बाएं तरफ दरवाजे थे। एक तरफ वार्डरोब और दूसरी जानिब वॉशरूम। सामने दीवार पर एक कदावर आईना था, जिसका कद 6 फुट से ज्यादा था। वार्डरोब का दरवाजा खोलकर अंदर चलो तो वहां इस वक्त बुराक मिर्जा खड़ा था। सामने वाली दीवार में अलमारी थी, जिसके मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ अकसाम के कपड़े रखे हुए थे।
एक में सूट थे जबकि एक में टी शर्ट्स और ट्राउजर, उससे अगली में ड्रेस शर्ट्स, आखिर में स्पोर्ट्स का सामान भरा हुआ था। दाएं दीवार खाली थी जबकि बाईं दीवार पर मुख्तलिफ खानों में इस अंदाज से जूते सजाए हुए थे गोया कोई जूतों का दुकान हो। उनमें ऑक्सफोर्ड जूते, लोफर्स, डर्बी शूज, मोकासिस, स्नीकर्स, जॉगर्स, रनिंग शूज, फुटबॉल बूट्स, ड्रेस शूज, एंकल बूट्स जैसे जूते शामिल थे। दरवाजे वाली दीवार पर बनी अलमारी में घड़ियां रखी गई थी, साथ ही एक सिंगार आईना था जिसके कंसोल पर मुख्तलिफ अकसाम के बेशकीमत परफ्यूम्स थे। बुराक ने झुककर दराज खोला तो वहां मुख्तलिफ रंगों की टाइयां तरतीब से रखी हुई थी। नीचे वाले दराज में स्किन केयर और हेयर केयर का सामान था। बुराक ने स्याह रंग की टाई निकाली और दराज बंद कर दिया। फिर कुछ याद आने पर उसने वॉशरूम का रुख किया, दरवाजा खोलकर बाहर निकला और सामने वाला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के साथ बाएं हाथ पर एक आईना लगा था, जबकि सामने जाओ तो गोल दायरे में बना बाथटब था जिसके किनारे सफेद थे जबकि बाकी सारा हिस्सा स्याह था। बाथटब के साथ ही शीशे की दीवारों वाला छोटा सा कमरा था जिसमें इस वक्त स्टीम जमा थी। उसमें शावर था, वो यकीनन हॉट शावर लेकर निकला था। उसने आईने के सामने पड़ी हेयर जेल उठाई और वापस वार्डरोब की तरफ आ गया। उसका कद ऊंचा और जिस्म कसरती था जो पाबंदी से वर्जिश करने की चुगली खा रहा था। उसका जबड़ा तराशा शुदा था जो इस शख्सियत के वकार में इजाफा कर रहा था। हल्के भूरे रंग के बाल जिनका भूरा रंग सिर्फ धूप में पड़ने पर जाहिर होता था, और सब्ज आंखें, काई जैसी सब्ज। उसकी आंखों का रंग देखने वाले को चुभता था, इतना कि उससे ज्यादा देर के लिए आंखें मिलाना मुश्किल था। पलकें लंबी जिनका साया हरकत देने से आंखों के नीचे पड़ रहा था। चेहरे की रंगत साफ थी जबकि आंखें ना बहुत बड़ी थीं और ना छोटी, हंटर आइज। उसने एक सिरम निकाला और उसके चंद बूंदें दूसरे हाथ की हथेली पर गिराने लगा। फिर सिरम नीचे रखा और दोनों हाथ आपस में रगड़कर क्लीन शेव चेहरे पर मसाज करने लगा। अक्सर दिन में सोने और रात में जागने की वजह से आंखों के नीचे सियाह हल्के बन रहे थे, ज्यादा गहरे नहीं थे, गौर करने पर मालूम होता था। मगर वो उन लोगों में से था जो अपने चेहरे पर मेहनत करते हैं, जिन्हें स्किन केयर का शौक होता है। मसाज करने के बाद उसने एक क्रीम निकाली और उसे चेहरे पर लगाया। उसके बाद बाल बनाए। उससे फारिग होकर वो अपने कपड़े निकालने लगा। स्याह रंग का 3 पीस सूट और सफेद रंग की शर्ट। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आईने में देखता हुआ अपनी टाई की नोट दुरुस्त कर रहा था। मुस्कुराकर आखिरी नजर आईने पर डाली और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे फोन की घंटी सुनाई देने लगी। उसने साइड टेबल से फोन उठाकर देखा तो वहां अंग्रेजी में जारियान दुरानी लिखा था। उसने कॉल काटी, अपने बैंक की ऐप खोली और वहां से एक बड़ी रकम एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। स्क्रीनशॉट लिया और उसे जारियान दुरानी को भेज दिया। साथ ही पैगाम लिखा, पेंडिंग अमाउंट, और फोन बंद करता कमरे से निकल गया। डाइनिंग टेबल पर जोबिया पहले से ही मौजूद थी। गुड मॉर्निंग सर, उसने मुस्कुराकर सर को खम दिया। सर शुक्र, आज उसने नाम नहीं लिया था। बुराक ने बदले में सर को खम दिया और बैठकर नाश्ता करने लगा। सर, लाहौर के लिए आपका बैग गाड़ी में रखवा दिया है। बुराक का हलक तक कड़वा हो चुका था। उसने हाथ से इशारा किया तो वह समझकर बाहर निकल गई। लाहौर, उसने आह भरकर सोचा। आनिया की तमाम तर खरीदारी मुकम्मल हो चुकी थी। आज उसे लाहौर के लिए निकलना था। उसने आज सुनहरी रंग का खुला हुआ ट्राउजर और हमरंग शर्ट पहन रखी थी। एक सियाह रंग का बैग उसके कंधे पर था। चेहरे पर हल्का सा ब्लश और आंखों में काजल था। बाहर धूप होने की वजह से उसने आंखों पर ग्लासेस लगाई और गाड़ी में बैठ गई। साले पहले से ही गाड़ी में मौजूद था। वेलकम मैम, उसका लहजा खुशगवार था। थैंक यू। बैठते साथ ही अपना बैग पीछे वाली सीट पर उछाल दिया। तो अगले 4 घंटे के लिए आप मेरी हुई। आनिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। नफी में गर्दन हिलाई। एक नंबर के फ्लर्ट हो तुम। फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ पूछूं तुमसे? वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो कहीं खोई हुई थी। साले को उलझन हुई, मगर फिर गाड़ी की तरफ ध्यान कर लिया। तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया था? गाड़ी अब घर से बाहर निकल रही थी। आनिया सख्ते से बाहर आई। उसका चेहरा किसी भी तरह के जज्बात से आ रही था। सच बताऊं, माइंड तो नहीं करोगे? उसने जैसे तमहीद बांधी। नहीं नहीं, बोलो तुम। साले वाकई ही सच जानना चाहता था।
तुम में एक भी ऐसी खूबी नहीं है जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती थी। जवाब सर्द था। साले के तासुरात एकदम ही बदले। अगर ऐसी बात है तो बाद में हामी क्यों भरी? तुम जानते हो सब मुझे एक स्पॉइल्ड ब्रेड समझते हैं। मैं शायद हूं भी, मगर मुझे अपने बाप से इश्क है। असद सरवर मुझे आग के दरिया में छलांग लगाने को कहेंगे तो मैं बगैर सोचे समझे लगा दूंगी। उसके लहजे में गुरूर की आमेजिश वो सही तौर पर महसूस कर सकता था। वो पुरानी वाली खुदसर और लापरवाह आनिया से यकसर मुख्तलिफ थी। बेटियां जितनी भी लाडली क्यों ना हो, जब माँ बाप का मान रखने की बात आती है तो वो मायूस नहीं करती, वो उनका सर झुकने नहीं देती। तुम इस मामले में दोबारा सोच सकती हो। मैं सोच चुकी हूँ। कहा ना, असद सरवर आग के दरिया में कूदने को बोलेंगे तो भी कूद जाऊंगी। उनका कहा पत्थर पर लकीर है मेरे लिए। आवाज अब भी वैसी ही थी, चेहरा अब भी किसी जज्बे से आ रही था। तुम सिर्फ उनकी वजह से? साले की आवाज में बेयकीनी थी। सबको लगता था उसे किसी की परवाह नहीं है। वो बज़ाहिर लापरवाह नजर आने वाली लड़की किसी के लिए इस हद तक जा सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अस्पात में सर हिलाया। सिर्फ उनकी वजह से? जानते हो क्यों? वो बोलना शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। बाबा ने सारी उम्र हमारी तमाम जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है, क्या हम उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? 2 महीने पहले मेरी एक दोस्त को कुछ रकम की जरूरत थी। मैंने बाबा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे उस रकम का बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने मेरा सर नहीं झुकने दिया। कुछ माह पहले मैंने महंगे जूतों की ख्वाहिश का इजहार किया था जो पाकिस्तान में दस्तयाब भी नहीं है। उन्होंने बिना किसी तरद्दुद के मेरे लिए उनका इंतजाम कर दिया। अब तुम बताओ, क्या ऐसे इंसान को इनकार किया जा सकता है? मुझे बुखार होता है तो वो सारी रात मेरे पास होते हैं। मेरे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने एक एक पल मेरे साथ गुजारा है। मेरी खातिर वो कभी कभी शावेज तक को नजरअंदाज कर जाते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इनकार कैसे करूं? उसने साले की जानिब देखकर सवाल किया तो वह जवाब में फीका सा मुस्कुरा दिया। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। अब गाड़ी हाईवे पर थी। पसंद नापसंद कुछ नहीं होता, निकाह में बहुत ताकत होती है। दो लोग जब एक साथ रहते हैं तो मोहब्बत और पसंदीदगी हो ही जाती है। तुम्हें भी पहले जिंजर नापसंद था, अब क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसके साथ एक घर में रहते हो। इस कुर्बत ने तुम्हारे दिल में उसके लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया है। अगर तुम्हें एक बेजबान जानवर से प्यार हो सकता है तो तुम इतने भी गए गुजरे नहीं हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो। वो आंख दबाकर बोली। अच्छा जी, बिल्कुल। अब साले के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे खुशी हुई थी कि उसने झूठ नहीं बोला था। और जानते हो, ऐसे फैसलों में इंसान को सच्चा ही रहना चाहिए। जब आपने किसी के साथ अपनी सारी उम्र गुजारनी हो तो उसके साथ झूठ से शुरुआत करके क्या एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है? मैंने सच बोला क्योंकि जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ पर हो वो खत्म हो जाते हैं और खानदान तबाह हो जाते हैं। अगर सामने वाला आपको आपके असल के साथ कबूल नहीं करता और आपको अपने मुताबिक बदलना चाहता है तो यह उसका रेड फ्लैग है। लेकिन अगर आप अपने असल छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं तो यह आपका रेड फ्लैग्स है। सुर्ख झंडियाँ जिन्हें आजकल की नस्ल रोमांटिसाइज करने पर तुली हुई है। लड़कियों के लिए एक रेड फ्लैग को डेट करना फ्लैक्स बन चुका है और एक लड़का लड़की के टॉक्सिक ट्रेट्स को एंटरटेन कर रहा है क्योंकि अपेरेंटली ऐसा करना उस लड़के को ग्रीन फ्लैग बनाता है। हकीकत में दोनों जींस एक दूसरे के बारे में गलत हैं। अब वो आई कैन फिक्स हिम वाला जमाना गया। आजकल टॉक्सिटी को इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है कि ड्रामों और फिल्मों में ऐसा लड़का जिसकी सुर्ख झंडियाँ दूर से ही नजर आती हैं, उससे एक बेचारी अबला नारी की शादी करवाकर उनको एक घर में बंद कर देते हैं। वो उसे झटकता भी है, उसे फर्श पर भी सुलाता है और यहाँ तक कि मैरिटल रेप जैसी चीज़ों तक भी चले जाते हैं। मगर लड़के के बचपन का ट्रॉमा डालकर उसके बर्ताव को जस्टिफाई कर दिया जाता है। वो बोली तो बोलती चली गई। साले उसकी बातों को गौर से सुनता रहा। वो हमेशा से बहुत ज़हीन थी, एक टॉपर जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। जिस चीज़ में हाथ डाला उसमें हमेशा फतेह याब हुई। मगर भाई, ट्रॉमा तुम्हारा है, इसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर? उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? उस लड़की की इस हद तक तस्लील की जाती है कि उसे खुद से नफरत हो जाती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो अपनी पूरी एक्सिस्टेंस पर सवाल उठा रही होती है। सेम गोज फॉर गर्ल्स। लड़के थप्पड़ मारे तो वाओ स्ट्रॉन्ग वुमेन, लड़का मारे तो नामर्द जो औरत पर हाथ उठाता है।
वो इस माशरे से मायूस थी। साले ने कुन आंखों से उसे देखा। तुमने किताबें कम पढ़ा करो, इतनी फिलोसफी झाड़ती हो। स्ट्रेट आउट ऑफ जीरो स्टोरी 100 ज्ञान वाले नॉवल, वो कहकर लगाकर हंसी। हाँ भाई, अब तुम मर्दों के सामने कोई औरत समझदारी वाली बातें कर ले तो तुमसे हजम कहाँ होगी। उसने सीट से पुष्टि निकाली। अब तुम ये वुमेन कार्ड मत खेलना शुरू हो जाना। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बराबरी पर यकीन रखती हूँ। फिर तो तुम फेमिनिस्ट भी होंगी। हरगिज नहीं, जवाब तड़ाक से आया था। फेमिनिज्म बहुत सी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता है जिसके हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं, और वो हर तरह से गलत है। अबॉर्शन कभी कभी एक ऑप्शन नहीं होता, आप एक जिंदगी खत्म कर रहे होते हैं। हमारे मुआशरे में बच्चा पैदा करने को नस्ल बढ़ाना और खुशकिस्मती समझता है, जबकि फेमिनिज्म की नज़र में इसे गुलामी समझा जाता है। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशनल्स की इज्जत करना हमारा फर्ज है, और मुआशरा ही नहीं, हमारा दिन भी यही कहता है, जो ये आज फेमिनिज्म के नाम पर स्टार्ट किया जा रहा है। हमारा दिन कई साल पहले ये हकूक नाफिज कर चुका है। अफसोस इस बात का है कि वो बातें जिनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए वो वेस्ट वाले मान रहे हैं, और हमारे दिन औरत के पर्दे से शुरू होकर 4 दीवारों वाली सुन्नत पर ख़त्म हो गया है। इनसे कोई पूछे कि नमाज में ये सुन्नतें पढ़ते नहीं और इनको 4 बीवियाँ लानी हैं, इनको तो ये तक नहीं मालूम कि 4 बीवियाँ किन शर्तों पर लाई जाती हैं। उसने अब आंखें मूंद ली थी, आज वो जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। तुम्हारे नज़दीक तो फिर तुम ही सबसे ज़्यादा ठीक हो। ये नार्सिस्टिक बिहेवियर नहीं है। साले बात खत्म करने के मूड में नहीं था। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ही ठीक हूँ? मैं पर्दा नहीं करती, मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, जिस वक्त दिल करता है उसी वक्त पढ़ लेती हूँ। मुझे ये तक याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार कुरान कब खोला था, लेकिन मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करती, किसी का हक नहीं मारती, अपनी ताकत के मुताबिक हर किसी की मदद करने की कोशिश करती हूँ। और ये सब बताकर मैंने अपने वो फर्ज जिनको मैंने कज़ा कर रही हूँ उनकी जस्टिफिकेशंस नहीं दी है, सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने गुनाहों के जस्टिफिकेशंस देने लगते हैं तो आपका ईमान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। गुनाह करते हैं तो उसे गुनाह ही समझें, उसे मानकर खुदा से माफ़ी मांगे, फिर वो तो गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है, एक न एक दिन माफ़ कर ही देगा। और अब मुझे सोने दो प्लीज़। उसने आखिरी जुमला कहा तो साले भी इख्तियार मुस्कुराने लगा। आनिया के चेहरे पर पड़ती धूप को रोकने के लिए गाड़ी का सन प्रोटेक्शन नीचे किया तो वो भी हल्का सा मुस्कुराई। शुरुआत हो चुकी थी, लाहौर की गलियों में एक और तिकोन की शुरुआत। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट का एंड। और मैंने कोशिश करी थी कि ये फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट कर लूँ, लेकिन काफ़ी लॉन्ग है तो इसलिए 2 पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। और ये फर्स्ट पार्ट है तो इतनी ज़्यादा स्टोरी मालूम नहीं हुई है, लेकिन जितना दिखाया है उसमें लव ट्रायंगल है और साले की वन साइडेड लव स्टोरी है। तो आनिया तो पसंद नहीं करती, लेकिन आनिया और बुराक का कपल होगा। और मर्डर मिस्ट्री जो है तो मैं भी बुराक के फादर की डेथ जो हुई है शायद वो हो। और मुझे ना मतलब जब भी कोई ऐसे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा दिखाते हैं ना, करेक्टर इतना ज़्यादा उनके करेक्टर पर फोकस किया जा रहा होता है, तो मुझे बस डर लगता है कि अब इनकी डेथ हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर भी वही डर लग रहा है कि शायद मैं भी, हो सकता है शायद ना हो, लेकिन जितना अच्छा करेक्टर लग रहा है उनका तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनकी डेथ होगी। और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इनका करेक्टर, आनिया के फादर का। तो देखते हैं। और साले की पेरेंट्स की डिवोर्स कैसे हुई थी ये भी एक राज है। तो अभी फर्स्ट एपिसोड है, काफ़ी मिस्ट्री है, और अब लाहौर गए हैं दोनों तो अब स्टार्ट होगी स्टोरी। तो आपको कैसी लग रही है बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।